चलिए दोस्तों, एकीकरण की इस दूसरी क्लास में स्वागत है। पहले जो इसका पहला भाग था उसमें हम पढ़ चुके थे राजस्थान के एकीकरण की, उस समय की पृष्ठभूमि और एकीकरण के समय की जो रियासतें थी उनके बारे में। 3 चरण हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला चरण हमने पढ़ा राजस्थान के एकीकरण का कि मत्स्य संघ रखा गया नाम, दूसरे जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें थी। दूसरे चरण में जब हमने पढ़ा था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। उस राजस्थान संघ में हमने राजस्थान की 9 रियासतों को शामिल किया। 9 रियासतों में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र से था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, इसके अलावा साथ में कुशलगढ़, ठिकाना। तीसरे चरण में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेवाड़ जो था इस राजस्थान संघ में मिलता है और ये 9 से 10 रियासतें हो जाती है। अब देखिए, जब ये इतना बड़ा एकीकरण हो चुका है, इतनी रियासतें शामिल हो चुकी है, तो पूरे राजस्थान में कुछ ऐसे नेता थे जो इस राजस्थान को एक वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग कर रहे थे। तो हम एकीकरण के चतुर्थ चरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा एकीकरण 3 चरण हो चुके हैं, एकीकरण का चौथा चरण या यूं लिख दें चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में बात करते हैं चतुर्थ चरण का नाम, तो नाम इसका रखा गया वृहद राजस्थान। क्या रखा गया? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान में ध्यान रखना, वृहद राजस्थान 3 बार बनेगा, तो यह है हमारा वृहद राजस्थान प्रथम। इसका नाम क्या रखा गया है? वृहद राजस्थान प्रथम। वृहद राजस्थान सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा, क्योंकि यहां हमारा लगभग राजस्थान का एकीकरण एक तरह से देखा जाए तो पूरा हो जाता है। फिर छोटी मोटी कुछ अजमेर, मेरवाड़ा बसता है, सिरोही का कुछ हिस्सा बसता है और मत्स्य संघ, तो ये बड़ा नहीं है, यहीं तक है हमारा जो है एकीकरण। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए चौथा जो चरण था ये महत्वपूर्ण चरण है, ध्यान रखना। प्रश्न यहां से काफी संख्या में बनते हैं। या तो बनेंगे थर्ड चरण में जहां हमने मेवाड़ का विलय किया क्योंकि उसकी शर्तें वगैरह काफी थी, या फिर बनेगा वृहद राजस्थान के यहां से। वृहद राजस्थान की बात करें तो देखिए इसमें 4 रियासतें शामिल होगी। इस वृहद राजस्थान में 4 रियासतें कौन कौन सी हैं? जयपुर बड़ी रियासतें हैं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 4 रियासतें हैं, बड़ी रियासतें थी, इसलिए इसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया और एकीकरण यहीं पे लगभग पूर्ण हो जाता है, किंतु चरणों में हम पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर वृहद राजस्थान के जब निर्माण की बात हो रही थी, वो एक तरफ से मेवाड़ शामिल हो गया, काफी बड़ा संघ बन चुका है। तो यहां पर राजस्थान में कुछ ऐसे नेता थे जिनमें समाजवादी नेता, नंबर 1 समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, या यूं लिखे जेपी नारायण। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण समाजवादी दल के नेता थे। उन्होंने मांग करी किसकी? बड़े राजस्थान की, वृहद राजस्थान की, जिसमें इन 4 रियासतों को शामिल करने की मांग की थी। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर वृहद राजस्थान की मांग की, प्रश्न यहां से आता है क्योंकि हम मानते हैं कि बड़ी कई किताबों में नहीं मिलता ये, किंतु राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 12 की किताब है उसमें इसमें विस्तार से दिया हुआ है कि किस तरह से किसने इसकी मांग की थी वृहद राजस्थान की। तो वृहद राजस्थान की सबसे पहले मांग की जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी दल के नेता थे इन्होंने। इसके अलावा इसके लिए आंदोलन भी चलाया गया था। बड़ी बात यह है कि वृहद राजस्थान के लिए एक राजस्थान आंदोलन समिति बनाई गई और राम मनोहर लोहिया, नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया, तो वृहद राजस्थान आंदोलन समिति, इसके लिए क्या बनाई गई? राजस्थान आंदोलन समिति। और ये बनाई गई, राजस्थान आंदोलन समिति बनाई गई राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। इन्होंने भी क्या किया? वृहद राजस्थान की जगह इन्होंने की थी एकीकृत राजस्थान की। प्रश्न यहां पर यह भी बन सकता है कि एकीकृत राजस्थान की मांग किसने की? तो राजस्थान आंदोलन समिति ने। किसकी मांग की? एकीकृत राजस्थान की। यहां समाजवादी दल ने किसकी मांग की थी? वृहद राजस्थान की। यहां यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वृहद राजस्थान की मांग की थी समाजवादी दल के नेता जयप्रकाश नारायण ने, और
राजस्थान आंदोलन समिति जो राम मनोहर लोहिया जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एकीकृत राजस्थान की मांग रखी थी। अब देखिए जब इतनी मांग हो रही है तो इस दिशा में कदम भी बढ़ेंगे। तो वीपी मेनन साहब, यहां पर क्या होगा, वीपी मेनन ने इस काम की शुरुआत की, इस काम को हाथ में लिया कि भाई ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि फायदा था देश को एक बड़ा राज्य बनने की दृष्टि से। तो वीपी मेनन साहब ने सबसे पहले ये शुरुआत करी, और शुरुआत करने के लिए जयपुर को बड़ा बनाना जरूरी था। जयपुर बड़ी रियासत थी और महत्वपूर्ण था, राजधानी बनने लायक था, बाद में बना भी। तो जयपुर को सबसे पहले बनाने की प्रयास किया वीपी मेनन साहब ने। वीपी मेनन साहब ने 11 जनवरी, कब, 11 जनवरी 1949 को, 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन साहब ने इसके लिए प्रयास किया पहले कि जयपुर को कि कैसे भी ये मान जाए। अब जयपुर ने शर्तें रख दी, वही जयपुर ने वही शर्तें रख दी जो मेवाड़ ने रखी थी कि भाई वंशानुगत बनाया जाए। वंशानुगत क्या बनाया जाए, मेरे को राज प्रमुख बनाए जाए, राजधानी भी क्या बने, राजधानी भी जयपुर को बनाया जाए। ये शर्तें रख दी जयपुर ने। अब ये शर्तें भी इनकी जायज थी, ये शर्तें इनमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं था, क्योंकि ये शर्तें जायज थी। वंशानुगत राज प्रमुख और जयपुर को राजधानी, क्योंकि जब मेवाड़ मांग कर सकता है तो राजस्थान जयपुर क्यों नहीं। तो वीपी मेनन साहब ने देखा कि अगर शर्तें मान गए तो गड़बड़ है, नहीं माने तो ये नहीं, जयपुर नहीं मानेगा। तो आश्वासन दिया कि तुम्हारी मांगों पर वास्तव में विचार किया जाएगा, और यानी मेरी तरफ से जहां तक संभव होगा मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि यही होगा। ये वीपी मेनन साहब ने कह दिया जयपुर को, और ये सूचना भेज दी, ये सूचना तीनों के पास भेज दी जो शामिल होने वाले थे इस संघ में, जोधपुर को और बीकानेर, जैसलमेर को, तीनों को यह सूचना भेज दी कि भाई जयपुर तैयार है इस चीज के लिए, एकीकरण में शामिल होने के लिए जयपुर तैयार है। अब भाई जब जयपुर मान गया तो ये तीनों कौन सी बला है, इन तीनों को भी मानना पड़ा। तो ऐसे टाइम में क्या हुआ, जो सरदार पटेल जी थे उदयपुर में थे, सरदार पटेल ने उदयपुर में इसकी घोषणा भी कर दी। उदयपुर में घोषणा कर दी कि भाई वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 10 रियासतें तो ये जो शामिल है वो है ही, और साथ में 4 रियासत जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उदयपुर में ये घोषणा कर दी 14 जनवरी को। कब कर दी, 11 जनवरी को बात करी और 14 जनवरी 1949 को ये घोषणा उदयपुर में हो जाती है कि भाई वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4 रियासतें शामिल की जाएगी। अब देखो समस्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब कुछ तैयार है, डायग्राम एक तरह से तैयार है, पर अब समस्या आएगी पदों का वितरण, राजधानी, कृषि, क्योंकि मेवाड़ महाराणा भी तो अपना वो बनाए रखना चाह रहे थे। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृहद राजस्थान की मांग, जेपी नारायण, राजस्थान आंदोलन समिति एकीकृत राजस्थान की मांग करिए, वीपी मेनन साहब ने इनको मनाया है, और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को तार द्वारा ये सूचना भेज दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में ये घोषणा कर दी। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, ये घोषणा हो चुकी है, किसको क्या दिया जाए। मेवाड़ महाराणा अड़ गए कि भाई राज प्रमुख तो उनको बना ही दिया गया था। अब इधर राज प्रमुख का पद जयपुर के महाराजा मान सिंह को दिया जाए या मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को दिया जाए, समस्या थी दोनों के लिए। तो भाई मेवाड़ महाराणा को भी देंगे कुछ ना कुछ। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं लगातार बता रहा हूं, वही तथ्य यहां पर मैं काम में लेता हूं कि यहां राज प्रमुख का पद, वही राज प्रमुख का पद किसे दिया जाएगा, मेवाड़ महाराणा को नहीं दिया गया, यहां पर दिया गया मान सिंह। किसको दिया गया, मान सिंह द्वितीय। मान सिंह प्रथम नहीं है, मान सिंह द्वितीय, प्रथम तो अकबर की सेवा में थे। मान सिंह द्वितीय को ये राज प्रमुख का पद दिया गया। नाराज हो गए उदयपुर के महाराणा, नाराज हुए, उससे पहले ही उनको प्यार से मना लिया गया, भाई देखो ये तो राज प्रमुख है, अब आपको इससे भी बड़ा पद देंगे। बोले इससे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है, राज प्रमुख का बड़ा पद है। बोले नहीं, हम आपको इससे भी बड़ा दे देंगे। बोले क्या दोगे। जयपुर वाले को कह दिया कि देख वास्तव में राज प्रमुख ही सबसे बड़ा होता है। मेवाड़ वाले को मनाना था, जयपुर वाले को कह दिया कि भाई राज प्रमुख सबसे बड़ा है। मेवाड़ वाले को मनाना है तो मेवाड़ वाले को थोड़ा सा चढ़ाया गया, और क्या कहा गया, हम आपको राज प्रमुख ना देकर महाराज प्रमुख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये लो साहब, आपको क्या बनाएंगे, महाराज प्रमुख का पद देंगे। ठीक है, किसको दे दिया, भूपाल सिंह को। ये भी राजी और ये भी राजी, दोनों राजी, प्यार से मान गए, दोनों के दोनों
प्यार से मान गए। अब यहां पर अब एक कोटा बच गया, बूंदी बच गया, जोधपुर बच गया, इनको भी तो कुछ देंगे क्योंकि ये भी तो अपना दबदबा रखते थे। तो यहां पर एक विशेष पद जो पहले भी सर्जित किया गया था यहां भी सर्जित किया जाएगा। वरिष्ठ, कौन सा? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाएंगे 2 नंबर। एक तो जोधपुर में, जोधपुर के महाराजा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कोटा को दे दिया गया। ये लो साहब तुम वरिष्ठ, और 2 पद और कनिष्ठ वो भी देंगे, पहले भी दे रखा था। कनिष्ठ उपराज प्रमुख यानी छोटे वाला उपराज प्रमुख वो दिया गया बूंदी जो पहले दिया गया था, और डूंगरपुर को। इनको भी इनकी इच्छा के अनुसार पद मिल गया। देखिए यहां पर राज प्रमुख है मान सिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को राजी कर दिया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख जोधपुर और कोटा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी और डूंगरपुर को दे दिया गया। अब यहां पर राजधानी की समस्या आई कि भाई राजधानी किसे बनाया जाए। तो राजधानी तो जयपुर बनना ही था, तो राजधानी यहां पर किसको बनाया गया? जयपुर को राजधानी बना दिया गया। बड़ी बात, अब पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी रियासतें थी, उनका भी अपना अपना महत्व था, तो उनका महत्व कम नहीं किया गया, उनका भी महत्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य को कुछ न कुछ दिया गया, और वो बनाया गया, एक समिति बनाई गई, पी सत्यनारायण समिति। कौन सी है? ध्यान रखना, पी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण समिति। इन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक रियासत का अपना महत्व है, उन्हें भी कुछ दिया जाना चाहिए। तो देखिए क्या किसको क्या दिया गया? उदयपुर को दिया गया खनिज विभाग। क्या दिया गया? खनिज। शिक्षा विभाग दिया गया, या यूं कहे बीकानेर को दिया गया शिक्षा। भरतपुर का भी अपना महत्व था, तो भरतपुर को दिया गया कृषि। भरतपुर को कृषि दे दिया गया। और जोधपुर का महत्व था, तो जोधपुर को दे दिया हाई कोर्ट। जोधपुर और जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया, बीकानेर को शिक्षा, भरतपुर को कृषि, प्रत्येक को कुछ ना कुछ दे दिया गया। अब इसके अलावा कुछ चीजें और हैं। यहां मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री बनेगा वो बनेंगे हीरालाल शास्त्री। कौन बनेंगे? हीरालाल शास्त्री साहब जयपुर के थे। हीरालाल शास्त्री जी यहां पर क्या बनेंगे? सीएम या पीएम जो भी हैं, क्योंकि इसके बाद वो प्रधानमंत्री की जगह क्या बन जाएंगे? मुख्यमंत्री। तो यही पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री भी हैं और यही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं जो पहले बने थे, एकीकरण के समय बने थे। एकीकरण के समय इनको बना दिया गया। अब देखिए यहां पर इसका उद्घाटन इस बार आएंगे सरदार पटेल साहब। कौन आएगा उद्घाटन करने? कौन आएगा? सरदार पटेल साहब। कब करेंगे? 30 मार्च 1949। महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों, ध्यान रखना, 30 मार्च 1949। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस इसी 30 मार्च के आधार पर बनाया जाता है, जिसको वृहद राजस्थान प्रथम का एकीकरण हुआ था। चारों रियासतों को जब शामिल किया गया था, सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया 30 मार्च 1949 को। हाय, ये थी एकीकरण के जो हमारा चौथा चरण है उसकी कुछ प्रमुख बातें। इसके अलावा इसमें एक चीज और यहां पर देखना, इन सभी रियासतों को महत्व के हिसाब से इनको कुछ प्रीवी पर्स दिया गया। जैसे उदयपुर वाले की बात की थी हमने, उसको 20 लाख दिए गए, 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख धार्मिक और 5 लाख वार्षिक अनुदान के रूप में। यहां जयपुर को 18 लाख रुपए कितने दिए गए प्रीवी पर्स के? जयपुर को 18 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए गए। जोधपुर का महत्व भी था, तो जोधपुर को यहां दिए गए 17.5 लाख। कितने? 17.5 लाख।
बीकानेर के हिसाब से 17 लाख रुपए। बीकानेर को कितने दिए गए? 17 लाख। जैसलमेर को सबसे कम 2.8 लाख, 2,80,000। ये इनको प्रीवी पर्स दिया गया प्रत्येक शासक को यहां पर जो मौजूद थे। तो ये था हमारे एकीकरण का चौथा चरण, महत्वपूर्ण चरण, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। राज प्रमुख मानसिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, वरिष्ठ कनिष्ठ राजधानी जयपुर है। पी सत्यनारायण कमेटी ने ये यहाँ पर स्थापित करवा दिए। हीरालाल शास्त्री ने प्रत्येक से एक एक आदमी लेकर के अपना मंत्रिमंडल बना लिया। एकीकरण के इस चरण के बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां चरण, वृहद राजस्थान सेकंड। क्या बनाएंगे? वृहद राजस्थान सेकंड। अब इसमें भी ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एकीकरण का कौन सा चरण? 5वां चरण, पंचम चरण। और वृहद राजस्थान इसका नाम रखा है सेकंड। सिंपल सा है, नाम पता है, वृहद राजस्थान सेकंड। बदलेगा क्या? देखिए यहां पर समस्या क्या आ गई कि वृहद राजस्थान में 10 रियासत और 4 ये 14 रियासत शामिल हो चुकी हैं। और मत्स्य संघ जो हमने सबसे पहले बनाया था वो अभी स्वतंत्र रूप से एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। उसको भी मांग की जा रही थी कि इस राजस्थान में शामिल कर दिया जाए तो एक राजस्थान वृहद इकाई बन जाएगा। तो इस मांग की तरफ देखो, यहां समस्या ये हो गई कि भरतपुर और धौलपुर एक अलग ही मांग कर बैठे। भरतपुर में भरतपुर किसान सभा बन गई। कौन सी सभा? भरतपुर किसान सभा। इस भरतपुर किसान सभा ने क्या किया कि ब्रज प्रदेश के नाम से मांग कर डाली। किसकी? ब्रज प्रदेश। और किस किस को मिलाकर? भरतपुर और धौलपुर को, कि क्या बनाया जाए हमारा? तो ब्रज प्रदेश बनाया जाए। भरतपुर किसान सभा ने यह मांग कर डाली कि राजस्थान में ब्रज प्रदेश बनाया जाए। अब समस्या हो गई, जो मत्स्य संघ बना था वही टूटने के कगार पर आ गया। तो ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व था यानी प्रधानमंत्री या सरदार पटेल थे, उन्होंने इन चारों को, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, इन चारों के जो राज प्रमुख थे यानी जो शासक थे, उनको दिल्ली वापस बुला लिया। कब बुलाया? वो बुलाया 10 मई 49 को। कब बुलाया? 10 मई 1949 को इनको दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला के इनसे बात की गई। अब देखो यहां पर दिल्ली में बुलाया गया तो अलवर और करौली, इनका तो कहना था हम किस में शामिल होंगे? राजस्थान में शामिल होंगे सब। और जो भरतपुर धौलपुर था वो कहते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे, यूपी में शामिल होंगे। तो एक तरह से बिखराव की कंडीशन आ गई कि एक मत्स्य संघ बना वो भी टूटने के कगार पर आ गया। तो ऐसे में इन चारों को बुलाकर समझाया बुझाया गया। 2 तो माने हुए थे, 2 नहीं मान रहे थे। तो दोनों के लिए एक समिति बनाई गई इनको समझाने बुझाने के लिए। तो उस समिति का नाम ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। 2 समितियां यहां पर काम करेगी। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलते हैं, हमें दोनों समितियों के नाम याद रखना है। शंकरराव देव समिति एक तो, पहली कौन सी? शंकरराव देव समिति। और दूसरी है MS जैन समिति। कौन सी है? MS जैन समिति। इनको यह काम सौंपा गया कि भाई इस समस्या का समाधान किया जाए। तो इन दोनों ने मिलकर MS जैन ने जनमत करवाया। MS जैन समिति ने जनमत करवाया कहां पर? भरतपुर और धौलपुर में, कि भाई ये कहां पर मिलना चाहते हैं। जनमत राजस्थान के पक्ष में आया। तो जनमत के आधार पर 2 तो पहले तैयार थे और इन दोनों को, चारों को मिलाकर इस वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो गई? पहले कितनी थी? हमने 14 पढ़ी। 10 तो 9 दूसरे चरण की, 1 तीसरे चरण की 10 और 4 चौथे चरण की। तो 14 प्लस ये 4, 18 रियासत शामिल हो चुकी है। अभी केवल सिरोही बचा है। 18 रियासतें राजस्थान में शामिल हो चुकी हैं। शंकरराव देव समिति के आधार पर जनमत करवाया गया भरतपुर और धौलपुर में। यहां पर सारी चीजें वही रहेगी, यहां पर ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां पर सब कुछ वही रहेगा। वही तो क्या बोलते हैं, राज प्रमुख रहेंगे, वही राजधानी रहेगी। प्रत्येक को जो दिया गया क्षेत्र वह उसी का रहेगा। यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा।
इसका जो उद्घाटन किया गया, यानी जो हमने चरण पढ़ा, इस 5वें चरण का जो उद्घाटन किया गया उसकी तिथि, यानी इन चारों को उन 14 के साथ मिला दिया गया। उद्घाटन जो तिथि है या कब मिलाया, क्योंकि अब कोई आएगा नहीं इनका उद्घाटन करने के लिए, तो यहां पर जो इनको मिलाया गया वो था 15 मई 1949 को। पांचवें चरण में केवल इतना सा है, मत्स्य संघ को किस में मिलाया गया, वृहद राजस्थान प्रथम में, और क्या बन गया, वृहद राजस्थान द्वितीय। यहां पर जो हमारे याद करने के लिए है वो महत्वपूर्ण है, एक तो ये तिथि, और सब कुछ बाकी वही रहेगा। यहां पर हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जो हमने चौथे चरण में याद किया वही हमारे लिए पर्याप्त है। इसके बाद अगला हम जो चरण देखते हैं वो है छठा चरण। छठा चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रत्येक चरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए तो जो छठे चरण की हम बात करते हैं उसका नाम रखा वृहद राजस्थान तृतीय, और छठा चरण, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिरोही की समस्या थी क्योंकि 18 हो चुकी है, एक बची है, वो कौन सा बच गया, सिरोही। तो सिरोही का इसमें विलय किया जाएगा। अब सिरोही की देखो, सिरोही की बड़ी समस्या है। सिरोही की समस्या ऐसे है, सिरोही जो क्षेत्र था वहां पर माउंट आबू और देलवाड़ा था, गुजरात बॉर्डर के टच में था। तो गुजरात वाले चाहते थे कि सिरोही को हम कहां मिला लें, गुजरात में। और कौन चाहता था, क्योंकि सरदार पटेल स्वयं गुजरात के रहने वाले थे, तो वो चाहते थे कि पर्यटन की दृष्टि से आबू और देलवाड़ा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कहां रहे, हमारे सिरोही में रहे। तो इसलिए इस छठे चरण में राजस्थान वाले तो मांग कर रहे हैं सिरोही की, और गुजरात स्टेट एजेंसी बनाई गई, उसके तहत सिरोही को शामिल कर दिया गया गुजरात स्टेट एजेंसी में। राजस्थान वाले मांग करते हैं, राजस्थान में जो हीरालाल शास्त्री जी थे, मंत्रिमंडल बन चुका था हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। हीरालाल शास्त्री ने एक पत्र लिखा, किसको, पटेल साहब को। पटेल साहब को पत्र लिखा कि जो सिरोही है, देखो राजस्थान में जो गोकुल भाई भट्ट है वो कहां से थे, सिरोही से थे। एक बड़े नेता थे उस समय गोकुल भाई भट्ट, तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही में थे उस समय। तो हीरालाल जी ने पत्र लिखा सरदार पटेल को कि अगर आप सिरोही को गुजरात को देते हैं तो हम ये समझेंगे कि हम गोकुल भाई भट्ट हमारे यहां से जा रहे हैं, और हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान किसी भी कंडीशन में नहीं चला सकते, इसलिए आप सिरोही राजस्थान को दें, क्योंकि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। सरदार पटेल पत्र तो लिखा। अब सरदार पटेल भाई जो थे उन्होंने सोचा कि उनका भी जो राज्य था गुजरात, तो वो चाहते थे कि जरूर इसमें शामिल हो। तो एक बड़ी चतुराई, एक गेम खेला गया, माइंड गेम खेला गया राजस्थान के साथ में। राजस्थान के साथ सरदार पटेल जी ने यहां पर थोड़ा सा माइंड गेम खेल गए। नेहरू जी से बात करते हैं, और क्या माइंड गेम खेलते हैं कि जनवरी 1950 में महीना है, करते हैं ये जो आपस में दोनों वार्तालाप करते हैं सरदार पटेल साहब और नेहरू जी, और क्या कहते हैं, भाई सिरोही राजस्थान मांग कर रहे हैं, सिरोही हम राजस्थान को दे देते हैं। सिरोही हम किसको देते हैं, राजस्थान को। गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल गांव, कौन सा था, हातल गांव। तो हातल गांव और सिरोही, जो सिरोही में पड़ता था, वो दे दिया किसको, राजस्थान को। यानी सिरोही के यहां पर टुकड़े कर दिए बड़ी चतुराई से। और जो आबू और देलवाड़ा था, सिरोही का आबू और देलवाड़ा, देलवाड़ा का 304 वर्ग मील एरिया, 304 वर्ग मील का एरिया, यानी 89 गांव थे उस समय। प्रश्न यहां यह भी बन सकता है, कितने गांव उस समय गुजरात में शामिल किए गए थे। तो 304 वर्ग मील का एरिया, 89 गांव, जिनमें आबू देलवाड़ा था वो सौंप दिया गया गुजरात को, और राजस्थान को बाकी दे दिया गया। अब राजस्थान में ये मामला गड़बड़ा गया कि किस तरह से क्या किया जाए। यानी यहां सिरोही तो राजस्थान में मिल चुका है, पर सिरोही किसके बिना मिला, आबू और देलवाड़ा के बिना। और यह कब हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो एकीकरण का छठा चरण कब पूरा होता है, 26 जनवरी 1950 को। अब राजस्थान वाले मांग कर रहे हैं आबू और देलवाड़ा की, तो इसको एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। उस राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली के नेतृत्व में बना था,
डॉक्टर फजल अली बनाया, नेतृत्व बना था, उसको सौंप दिया कि भाई ये करेगा इसका डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एकीकरण का हमारा छठा चरण है। सब कुछ वही रहेगा, केवल सिरोही मिला है, वही मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, वही राज प्रमुख है, वही महाराज प्रमुख है, वही राजधानी है, वही शिक्षा, सारे के सारे विभाग वही हैं। खाली ये तारीख हमें याद करनी है, 26 जनवरी 1950 को सिरोही का हातल गांव और सिरोही राजस्थान में शामिल हो गया, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके राज्य पुनर्गठन आयोग को ये सौंप दिया गया। अब देखिए अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं हम, सातवां चरण हमारा। तो सातवां जो एकीकरण का चरण है, यानी राजस्थान पूर्ण होने वाला है, यानी हम यहां लिख देते हैं सातवां चरण। वृहद राजस्थान, या हम ये कह सकते हैं राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान में कब अस्तित्व में आता है? 1 नवंबर, तारीख याद रखना, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके बाद। देखो यहां पर क्या हुआ, अभी बच गया क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। क्या बच गया? अजमेर मेरवाड़ा का इलाका बच गया जो सेंटर में था, वो अभी भी अलग था। यहां पर क्या हुआ, 1952 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में हरिभाऊ उपाध्याय का कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनता है। किसका? हरिभाऊ उपाध्याय का, कांग्रेस के थे, इनका मंत्रिमंडल बनता है। और ये नहीं चाहता था कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हो। क्यों? क्योंकि ये वहां पर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता था और कांग्रेस के जो ये लीडर थे वो ये चाहते थे कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य बने, बड़े नहीं बने। तो अजमेर मेरवाड़ा के लिए समस्या थी। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसको ये काम सौंपा गया था कि इसका क्या किया जाए। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1952 के बाद 1956 में जब अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में क्या कहा? उस रिपोर्ट में अजमेर मेरवाड़ा नंबर 2, ठीक है, प्लस सिरोही का पूरा क्षेत्र जो काट लिया गया था ना 304 वर्ग मील, वो यानी आबू और देलवाड़ा, वो हिस्सा। देखिए अजमेर मेरवाड़ा शामिल हो गया, सिरोही, और सिरोही कौन सा? सिरोही का वो हिस्सा जिनमें आबू और देलवाड़ा थे, वो। इसके अलावा राजस्थान में जो शामिल हुआ, यहां एक बारीक सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है पर महत्वपूर्ण है। सिरोंज, पहले तो हम बात करते हैं सुनेल टप्पा गांव की। कौन से गांव की? सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा जो है वो मंदसौर जिला एमपी का, और मानपुरा तहसील, ये भी पूछ सकता है, मानपुरा तहसील का। मंदसौर के मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव था, वो किसको मिला? राजस्थान को मिल जाता है, क्योंकि वो एक कटा हुआ हिस्सा था जो राजस्थान में जोड़ दिया गया। इसके बदले में राजस्थान ने जो दिया, एमपी को जो दिया, वो दिया था एक छोटा सा हिस्सा था सिरोंज तहसील। कहां के? झालावाड़ की। सिरोंज तहसील किसको दे दी? एमपी को। किसके बदले? सुनेल टप्पा के बदले। तो यहां पर देखिए क्या क्या शामिल हुआ। सिरोही का आबू देलवाड़ा, सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा, और सिरोंज तहसील यहां से हट गई और कहां मिल गई? एमपी में मिल गई। तो ये झालावाड़ से था, ध्यान रखना, ये भी कहां से काट के दिया गया? झालावाड़ से। तो एकीकरण का ये चरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 में। किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है इन 19 रियासतों को मिला करके। अब यहां पर देखिए कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ बदलाव होंगे। एकीकरण हमारा पूरा हो चुका है, यहां पर कुछ बदलाव होंगे। 7वां संविधान संशोधन करेंगे। भारत सरकार ने 7वां संशोधन किया संविधान में 56 में, और उस संशोधन के तहत राज प्रमुख का जो पद बनाया गया था उस पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी जितने भी राज प्रमुखों को बनाया गया था, लालच दिया गया था, सब कुछ खत्म। और यहां पर क्या पद दे दिया गया? राज्यपाल, गवर्नर का पद दे दिया गया।
और वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इसके अलावा यहां पर एक और चीज देखने लायक है, वो यह है कि प्रश्न ये बन सकता है कि जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? पहले थे, पर इस समय हमारे से प्रश्न ये पूछ लेगा कि जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, पहले सीएम का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमने जो छोड़ा वो ये था कि यहां पर तोपों की सलामी का अधिकार, प्रत्येक रियासत को तोपों की सलामी का अधिकार था, तो सबसे ज्यादा जो तोपों की सलामी का अधिकार था वो था मेवाड़ को। सबसे ज्यादा तोप सलामी दी जाती थी मेवाड़ को। कितनी? 19। कितनी दी जाती थी? 19। और जिसको नहीं थी, ये भी यहां पर प्रश्न था, तोपों की सलामी का अधिकार जिसको नहीं था वो था शाहपुरा और किशनगढ़। कौन कौन सी है? शाहपुरा और किशनगढ़। तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण जो पूर्ण होता है। लगता नहीं कि इसमें कोई बाकी प्रश्न छूटा होगा। धन्यवाद।